नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 24 होने जा रही है। इस क्लास में मिलेंगे आपको दो सवाल। एक रहेगा राजस्थान से संबंधित और एक रहेगा देश दुनिया से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवाचार पर आधारित। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास बहुत दिन बाद हो रही है। दोस्तों, तो बिल्कुल आपका सोचना भी जायज है और कुछ प्रॉब्लम मेरी भी जायज थी, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस कारण क्लास नहीं ले पाया। रोजाना शाम को सोचता था भी ये क्लास होनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं कर पाया। और एक ये भी था कि चलो एग्जाम है वो 9 सितंबर के चांसेज अब बहुत कम है। दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन अब आपको मान लेना चाहिए कि एग्जाम 9 सितंबर को नहीं है। अब कब है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ये तो अधीनस्थ बोर्ड ही बता सकता है। नए कैलेंडर ही बता सकते हैं कि एग्जाम कब होगा। अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, 24 में होगा, कब होगा, इस चीज का आइडिया लगाना अभी सही नहीं है। इसलिए वेट करेंगे एग्जाम कैलेंडर का, और कितनी तारीख आती है, कैसे आती है। बट अपने लिए मुझे जहां तक लगता है, स्टूडेंट के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो एग्जाम दोस्तों जरूर होगा एक दिन, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये जो गैप है ये तय करेगा। आपकी पढ़ाई जैसे चल रही है उसको वैसे कंटिन्यू रखें, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा। एग्जाम हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस चीज के लिए अब आपको, जैसे आप आज से पहले करते आ रहे थे पढ़ाई, वैसे ही उसी पढ़ाई को उसी शेड्यूल के हिसाब से उतनी ही ईमानदारी से कंटिन्यू कर लो। दोस्तों, सिलेक्शन हो जाएगा। वरना ये मौका अगर हाथ से निकल गया ना, तो फिर चांस बहुत कम है। जिसके सपने हैं गवर्नमेंट जॉब लगना, जिसके सपने हैं आइए लगना, वो सपने साकार करने का समय सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही है आपके साथ। चांसेज बहुत मिल जाएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक के भी चांस मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह कंपटीशन का लेवल अलग है। जितना कंपटीशन के लेवल की अगर बात करें, कंपटीशन में अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आईए का सिलेबस कम है कंप्यूटर अनुदेशक के मुकाबले में। यहाँ कम चीजें आपको पढ़नी पड़ी है, लेकिन आपको वहां बहुत सारे सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सेड का टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक की अगर बात करें, या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से उसमें है, जैसे ब्लॉकचेन की बात करें, एमएल की बात करें। इसके अलावा पाइथन भी वहां पढ़ने को आपको मिलेगी। बहुत सारी लगभग 16-17 लैंग्वेज आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी उसके। इसलिए तैयारी बढ़िया रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। जिस शेड्यूल से आप चल रहे हो उसी शेड्यूल से मैं इसी क्लास में बात करूंगा कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उस पर भी आज अपन बात करेंगे। काफी दिन बाद मुलाकात है, इसलिए थोड़ी बात भी करना जरूरी है। कुछ मेरे साथी नाराज भी थे कि सर आपने क्लास बंद क्यों कर दी। तो मेरे दोस्त, क्लास मैंने बंद नहीं की है। और क्लास का जो उद्देश्य था, वो दो तरह के उद्देश्य होते हैं दोस्तों। एक तो होता है, पता है क्या, कि आपको किसी ने काम बोला कि ये कर दो, और एक आपके अंदर से मन की एक आवाज है कि मुझे ये करना चाहिए। तो मेरी ये जो क्लास है, इसमें मैंने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि मेरे मन से ये है कि मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे किसी ने कहा नहीं कि आपको क्लास लगानी चाहिए, बट मेरा मन कहता है कि मुझे ये क्लास लगानी चाहिए, ताकि जो भी मेरे साथी पूरे राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हैं, उनको 1% भी अगर उस क्लास का कहीं बेनिफिट मिले, तो ये आपके लिए बेहतर हो। इसलिए मैं मेरे मन से कर रहा हूं, न कि किसी के कहने से कर रहा हूं। इसलिए मन से कर रहा हूं तो जरूर बहुत लंबे टाइम तक करूंगा ये। एग्जाम 9 सितंबर को नहीं है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, बट अब अपने को मान लेना चाहिए बाय डिफॉल्ट, जैसे मानते हो कि बाय डिफॉल्ट एग्जाम 9 सितंबर को अब नहीं है। लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी हो सकता है 1-2 दिन में आपको देखने को मिले, या कैसा भी रहे, क्योंकि अब 9 सितंबर को होता दोस्तों, तो अब तक एडमिट कार्ड आ चुके होते। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं वो सारी चीजें नहीं बोल रहा आपके सामने, बट ये है कि आप इतना मान लीजिएगा कि एग्जाम है वो 9 सितंबर को, चांसेज बहुत कम है। कब होगा ये, जैसे भी एग्जाम डेट आएगी अपने सबको पता चल जाएगा। तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। सफलता अगर चाहते हो तो गैप मत आने दीजिए। आपको पता है क्या कि जैसे ना नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, अगर आपने कभी एक पढ़ा हो,
तो जो गैप होते हैं, एयर गैप्स होते हैं, उसमें कहीं न कहीं चांसेज़ होते हैं कि डेटा हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज वही चीज़ आपके सामने हो रही है कि अब जो गैप आ रहा है एग्ज़ाम का, जैसे अपनों ने सोचा था कि 9 सितंबर को उस हिसाब से हमारा शेड्यूल था और अब हो सकता है वो शेड्यूल आगे पीछे हो रहा है। तो ये जो गैप आ रहा है ना, इसमें हैकिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ग्लिच आ सकते हैं आपके माइंड के अंदर जो आपको इस चीज़ से दूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है दोस्तों। मुझे ये लगता है कि जब पढ़ने का मन नहीं करे ना, उस समय ज़रूर पढ़ लो, तो शायद बेहतर हो सकता है। जिस काम को करने के लिए बिल्कुल भी मन न करे, उस समय कम से कम 15 मिनट वो काम कर लो, हो सकता है 15 मिनट बाद उस काम को करने के लिए वापस मन हो जाए। तो ये 2-4 बातें थी अपनों ने की है। उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। जो भी मेरे साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये क्लास की अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों। अगर बात करें टेलीग्राम चैनल के लिंक की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाए। तो आज अपनी जो क्लास है साथियों, वो 24 नंबर क्लास होने जा रही है और इसका पहला सवाल अपने देखते हैं कि किस प्रकार से। अच्छा सवाल है, बढ़िया है, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ और बताइएगा भी। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये रहा आपके सामने सवाल, क्या कह रहा है पढ़िएगा ध्यान से। कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की सुविधा कौन से पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है। सवाल बहुत बढ़िया है, स्टार पहले से लगा हुआ है और 2 मैंने और लगा दिए हैं। कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की सुविधा है, वो कौन से पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कि स्टेट पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, सिग्नेचर पोर्टल के माध्यम से दी जा सकती है, या राज ई साइन के माध्यम से है दोस्तों। तो इसका मेरा जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों, राज ई साइन पोर्टल के माध्यम से आपको सुविधा दी जा रही है, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की दोस्तों। तो पहले देखते हैं स्टेट पोर्टल के बारे में, एक एक ऑप्शन पे विस्तार से बात करते हैं। चलिए, स्टेट पोर्टल क्या है, शायद इसकी बात अपनों ने पहले भी क्लासेज में की हुई है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टेट पोर्टल का मतलब है दोस्तों, आमजन को राजस्थान सरकार से संबंधित जानकारी जैसे कि सचिवालय, प्रशासन, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत, पर्यटन संबंधी जानकारी स्टेट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी कि अगर स्टेट पोर्टल की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान सरकार से संबंधित कोई सचिवालय की, प्रशासन की, राजस्थान की कला की, संस्कृति की, विरासत या पर्यटन संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो कौन से पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है दोस्तों, स्टेट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जो पहला ऑप्शन था वो था स्टेट पोर्टल, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। सिग्नेचर किसी पोर्टल का नाम नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं राज ई साइन के बारे में। राज ई साइन का मतलब है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है दोस्तों। क्या है राज ई साइन? राज ई साइन की बात करें तो प्रदेश के नागरिकों को आधार आधारित एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की सुविधा राज ई साइन पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अब ये है क्या, होता क्या है दोस्तों कि अगर मान लो आपको कोई सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यानी कि किसी भी पेपर को आपने प्रिंट किया, उस पर फिर सिग्नेचर किया, फिर आपने उसको अपलोड किया, इससे क्या होगा कि आपकी क्या है, प्रिंटिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी। मान लो आपके पास कोई 10 पेपर ऐसे हैं जिसपे आपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पहले उनके प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकालने के बाद फिर उस पर सिग्नेचर करोगे, फिर स्कैन करोगे, फिर वापस उसको अपलोड करोगे। एक तो आपका प्रोसेस लेंथी हो गया, दूसरा आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। मान लो 50 पेज प्रिंट निकाल के 50 पे सिग्नेचर करना पड़े तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। राजस्थान गवर्नमेंट क्या कहती है कि राजस्थान ई साइन का यूज करके आप इस समस्या से बच सकते हैं। अब क्या करना होता है, जैसे मान लो एसएसओ पोर्टल पे जाते हैं और वहां से कोई भी, अगर आपने कोई पीडीएफ कुछ भी अपलोड करना है और उस पर आपने अपने डिजिटल सिग्नेचर करने हो दोस्तों, तो आप राज ई साइन का यूज करके वहां पर क्या लगा सकते हो, अपने डिजिटल सिग्नेचर। वैधता की, वैलिडेशन की अगर बात करें, वैलिडिटी की बात करें, तो जैसे आपके नॉर्मल सिग्नेचर की वैल्यू होती है, वैसे ही हमारे क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर मान्य होते हैं।
इसके लिए पोर्टल कौन सा बनाया गया है दोस्तों, राज ई साइन पोर्टल बनाया गया है। राज ई साइन की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है दोस्तों। तो कौन सा पोर्टल बनाया गया है, आधार आधारित है, तो आप कह सकते हैं कि राज ई साइन पोर्टल बनाया गया है दोस्तों। तो ये था राजस्थान से संबंधित। अब बात करते हैं देश दुनिया से संबंधित सवाल की। चलिए, विंडो 11, बात करें विंडो 11 की, तो विंडो शब्द आते ही दिमाग में आना चाहिए क्या, माइक्रोसॉफ्ट। विंडो कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1975 को। किसने की, सब जानते हैं, बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की, बिल गेट्स ने। किसके साथ मिलकर की, पॉल एलन के साथ मिलकर की। कहां की दोस्तों, तो हेड ऑफिस कहां है, रेडमंड वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है, सत्य नडेला। सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो जो 11 है ये कब रिलीज की थी, तो बता देना 5 अक्टूबर 2021 को। 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 21 को तो विंडो आई थी, और 5 अक्टूबर 2021 को ही एमएस ऑफिस का एक नया वर्जन आ गया था, ऑफिस 21। कौन सा आ गया, ऑफिस 21 भी कब आया, 5 अक्टूबर 2021 को आया दोस्तों। और विंडो 11 भी कब आई, 5 अक्टूबर 2021 को। सवाल पूरा करते हैं कि विंडो 11 में किस फीचर के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान हो तो विंडो के अंदर अगर 11 की बात करें तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो इसके लिए हमें कौन सी यूटिलिटी दी गई है या कौन सी हमें ऐसी फैसिलिटी विंडो 11 में मिलती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फॉक्स असिस्ट, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, विंडो पावर सेल, इनमें से कोई नहीं। फॉक्स असिस्ट क्या है दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया है कि नोटिफिकेशन को स्नूज रखने के लिए, नोटिफिकेशन को फिक्स टाइम तक, नोटिफिकेशन को फिक्स टाइम तक स्नूज रखने के लिए, स्नूज रखने के लिए। अब ये क्या होता है पहले इसको समझ लो। फॉक्स असिस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप काम कर रहे हो जिससे नोटिफिकेशन बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप फॉक्स असिस्ट में जाइए, उसमें टाइम फिक्स कर दीजिए, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए। तो आपने उस समय को नोटिफिकेशन आपके पूरे क्या हो गए, स्नूज हो गए। जितने भी नोटिफिकेशन उस समय में आने वाले थे वो आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होंगे, क्योंकि आपने फॉक्स असिस्ट में क्या कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया। तो डेफिनेशन क्या है, नोटिफिकेशन को फिक्स टाइम तक स्नूज रखने के लिए आप विंडो की कौन सी यूटिलिटी यूज कर सकते हैं साथियों, तो फॉक्स असिस्ट का यूज आप कर सकते हैं। फॉक्स असिस्ट के बारे में अगर बात करें तो नोटिफिकेशन को स्नूज रखने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, फॉक्स असिस्ट का। बात आती है नोटिफिकेशन के बारे में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो विंडो में जो नोटिफिकेशन होते हैं वो कहां शो होते हैं, तो आप बता देना सिस्टम ट्रे में। नोटिफिकेशन कहां पर शो होते हैं, सिस्टम ट्रे। और सिस्टम ट्रे कहां होती है दोस्तों, टास्क बार की राइट साइड। टास्क बार की कौन सी साइड होती है, राइट साइड में कौन सा होता है, सिस्टम ट्रे। देखिए सिस्टम ट्रे की बात करें तो ये वाला जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में क्या क्या जानकारी हो सकती है, जैसे डेट एंड टाइम है, वॉल्यूम है, वाईफाई है, ऑक्स वॉल्यूम है, वाईफाई है, नोटिफिकेशन है, यूएसबी डिवाइस है। ये जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी कहां दिखाई देती है दोस्तों, सिस्टम ट्रे में। सिस्टम ट्रे ऑप्शन में नहीं हो तो फिर टास्क बार आप लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि विंडो 10 और विंडो 11 के नोटिफिकेशन कहां आते हैं, तो आप बता सकते हैं सिस्टम ट्रे में। नोटिफिकेशन को तय समय तक स्नूज रखने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉक्स असिस्ट का। अब बात करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की अगर दोस्तों बात करें तो एक आपने कभी ना वायरस का नाम सुना होगा, की लॉगर नाम का वायरस है कोई, एक वायरस आता है क्या, की लॉगर। ये क्या करता है, की लॉगर आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। की लॉगर वायरस है, वो की स्ट्रोक को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। थोड़ा मैं इसको बता देता हूं। जैसे मान लो आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए एस डी एफ, इधर क्या होता है, सेमीकोलन, एल के और जे। ठीक है, सिंपल सी मैं बता रहा हूं, अगर आपने टाइपिंग सीखा होता, सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हो टाइप में,
ASDF, इधर से क्या है सेमीकोलन LK और J। अब कीबोर्ड पे क्या होता है, ये फिक्स है। अब जैसे ही आप कोई चीज टाइप कर रहे हो ना, तो आपकी फिंगर को ये रिकॉर्ड कर लेता है, उसको पहचान हो जाती है कि आप कौन कौन सी की प्रेस करते हो। ये हमारे पास एक वायरस होता है की लॉगर नाम का। कभी वायरस की क्लास में जरूर लेकर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरस, उसमें पूरी डिस्कस करेंगे अपने। अब क्या हुआ कि की लॉगर जो वायरस है वो क्या करता है, आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर रहा है। अब इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, इस कीबोर्ड को अगर आप बाहर से यूज कर रहे हो तो इसके स्थान पर हमारे कंप्यूटर में एक कीबोर्ड की सुविधा है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। क्या बोलते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड को हम ये भी बोल सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या बोल सकते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब क्या होता है वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर, जैसे अब मुझे यहां ए दिखाई दे रहा है, नॉर्मल कीबोर्ड में ए यहां फिक्स रहता है, स्थान चेंज नहीं करता। लेकिन अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप ले लेते हैं तो आपके ए की पोजीशन, एस की पोजीशन, डी की पोजीशन, एफ की पोजीशन हर बार क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो एसबीआई में योनो एप्लीकेशन यूज करते हो, तो उसमें जब पिन लगाते हो तो पिन के जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, जब भी आप ओपन करते हो तो अलग अलग स्थान पे मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब आपने कौन सी की प्रेस की ये तो पता चल रहा है, लेकिन उस की के अंदर था क्या ये नहीं पता चलता। इसलिए की लॉगर वगैरह एंटीवायरस से बचने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा, मान लो जैसे यहाँ पे सामने ऊपर कोई कैमरा लगा हो और कोई व्यक्ति आपको नोट कर रहा है, आपकी की को, फिंगर को नोट कर रहा है कि आप क्या यूजर नेम डालते हो, क्या पासवर्ड डालते हो, तो इससे एक आइडिया लगा सकता है। लेकिन अगर वर्चुअल कीबोर्ड पे ये काम करते हो दोस्तों, तो उससे आपको किसी चीज का पता नहीं लगता। क्यों, क्योंकि की हर बार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ए अब की बार यहाँ है, तो दूसरी बार अगर वर्चुअल कीबोर्ड ओपन करोगे ना, तो ये ए कहीं दूसरी जगह मिलेगा, जे कहीं और मिलेगा, इस तरीके से होता है। तो वर्चुअल कीबोर्ड को ही हम क्या कहते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। वर्चुअल का मतलब हर बार की अपना क्या बदल लेती है, स्थान बदल लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। अब बात करते हैं, हो गया तीसरा। इसके बाद ऑप्शन आता है विंडो पावर सेल है। तो अगर किसी प्रोग्रामिंग भाषा की अगर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो ना दोस्तों, तो आप किसका यूज कर लो, विंडो पावर सेल का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि प्रोग्रामिंग भाषा की स्क्रिप्ट लिखने के लिए विंडो 11 में किस यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं, तो पावर सेल का यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर सेल। इससे पहले थोड़ी जानकारी मैं आपको और बता देता हूं कि जो भी मेरे साथी है सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। 26 टेस्ट है इसके अंदर, 26 टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। बहुत बढ़िया तरीके से इन टेस्ट को बनाया गया है। ये टेस्ट 26 टेस्ट जो है, अगर आपका एग्जाम अभी 9 सितंबर को नहीं है, इसके बिहाव पे आप इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट लगा सकते हैं। पूरा शेड्यूल बता देता हूं इसका। इस टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक का कैसे टेस्ट है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। उसके सिलेबस वाले आइकन पे जाओगे तो वहां पर सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज का एक आइकन बना हुआ, वहां क्लिक करके देखोगे तो सभी टेस्ट का क्या आ रहा है, शेड्यूल आ रहा है। उसमें कौन कौन से टॉपिक का पहला टेस्ट टॉपिक क्या है, दूसरा टेस्ट टॉपिक क्या है, तीसरा टेस्ट टॉपिक क्या है, इस तरीके से। और उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर आप एप्लीकेशन में जाकर टेस्ट लगा सकते हैं। अब इसमें टोटल 26 टेस्ट है और लगभग 2700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 26 टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 2750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इस टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो ये जो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी ये 799 की थी। जो टोटल इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है वो 799 है। अगर आप ज्वाइन करें इसको तो आज से यानी कि 2 दिन तक के इस क्लास के जस्ट बाद में अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो ये केवल और केवल 299 के अंदर आपको मिल जाएगी। ध्यान देना, ज्वाइन करो तो 26 टेस्ट सीरीज की टेस्ट सीरीज है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। 2 टेस्ट सीरीज चल रही है, एक ब्रह्मास्त्र चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर किसी प्रकार का ऑफर नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 12 टेस्ट है, इसमें 26 टेस्ट है। मैं इसलिए आपको रिकमेंड ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट है दोस्तों। एक एक टॉपिक का वर्ड का अलग है, एक्सेल का अलग है, पावर पॉइंट का अलग है, एमएस एक्सेस का अलग है, शॉर्टकट की का अलग है, कंप्यूटर के इतिहास का अलग है, फंडामेंटल अलग है, सी अलग है, C++ अलग है, आईपी एड्रेस अलग है, ओएसआई मॉडल अलग है। हर एक के लगभग सारे टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट है दोस्तों। इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 299 में 2 दिन के लिए आपके लिए ऑफर है। आपने अगर ज्वाइन कर रखी है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ये ऑफर केवल और केवल इस क्लास के बाद से स्टार्ट होगा और 2 दिन तक ही वैलिड रहेगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज थे कि सर आप हमें
टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दो, प्राइस वगैरह है, कोई ऑफर है। हालांकि मैं कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम आगे हुआ इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं, और बेस्ट रहेगा आप सबके लिए दोस्तों। तो इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करना। डेमो टेस्ट भी उसके अंदर पड़ा है, पहले उस टेस्ट को लगा के देखना है, आपको लगे कि हाँ ठीक है तो फिर आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। कि कोई भी चीज इसमें हिडन नहीं है दोस्तों, जो चीज है वो एकदम आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से है, बिल्कुल क्लियर है। टेस्ट पहले डेमो लगा के देख लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, टेस्ट किस क्वेश्चंस है उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के टेस्ट होने जाए। लेकिन अगर ज्वाइन करो तो टेस्ट सारे लगाना दोस्तों बढ़िया तरीके से, हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों, तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं अपने वापस क्लास पे। बात थी किसकी, फॉक्स असिस्ट बात कर ली, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर बात करें कि विंडो 11 में किस फीचर से प्रोग्रामिंग भाषा की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो वो कौन सा है, पावर सेल है। थोड़ी बात कर लेते हैं पावर सेल के बारे में, आइएगा। पावर सेल क्या है, विंडो 10 में, विंडो 10 हो चाहे 11 हो एक ही बात है, विंडो 10 में पावर सेल को रन मेन्यू से चलाने के लिए लिखते क्या है, पावर सेल लिखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, विंडो के रन मेन्यू से अगर पावर सेल को चलाना है तो क्या लिखो, पावर सेल है। विंडोज पावर सेल कमांड की तरह कार्य करता है। विंडो का जो पावर सेल है वो किसकी तरह काम करता है दोस्तों, कमांड की तरह काम करता है। विंडोज पावर सेल का यूज प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिखने के लिए किया जाता है। विंडोज पावर सेल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडोज पावर सेल का यूज हम किसके लिए करते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा की क्या लिखनी, स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विंडोज पावर सेल का यूज करते हैं। अब थोड़ी बात यहां पर और करते हैं, बात करते हैं रन मेन्यू की। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, रन मेन्यू की थोड़ी बातें जितने मेरे माइंड में आ रही है वो सारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। रन मेन्यू की अगर बात करें तो इसको स्टार्ट करने की शॉर्टकट होती है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर से हमारा कौन सा मेन्यू स्टार्ट हो जाता है, रन मेन्यू। अब रन मेन्यू में क्या लिखा जाए कि कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि एमएस वर्ड को अगर रन मेन्यू से चलाना हो तो हम दोस्तों लिखते हैं विन वर्ड। क्या लिखते हैं, विनवर्ड, या आप लिख दो क्या, विनवर्ड डॉट EXE। अगर बात करें एमएस एक्सेल को रन मेन्यू से चलाने की, एक्सेल को रन मेन्यू से चलाने के लिए चाहे तो आप लिख दो एक्सेल, चाहे आप लिख दो दोस्तों एक्सेल डॉट EXE, एक्सेल डॉट EXE। अच्छा सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट की बात करें, एमएस पावर पॉइंट की बात करें, एमएस पावर पॉइंट को रन मेन्यू से चलाने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, पावर PNT लिखते हैं, या लिख दो पावर PNT.exe। एमएस एक्सेस को रन मेन्यू से चलाना हो तो क्या लिखते हैं, एमएस एक्सेस लिखते हैं, चाहे आप लिख दो दोस्तों एमएस एक्सेस डॉट EXE। ये तो 4 प्रोग्राम हमारे एमएस ऑफिस के हो गए। उसके बाद आगे बात करें, अगर आप रन मेन्यू से चलाना चाहते हैं किसको, कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर को चलाना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हैं, CALC। रन मेन्यू से अगर आप नोटपैड चलाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, नोटपैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोटपैड लिखेंगे। अगर आप वर्ड पैड को चलाना चाहते हैं किससे, रन मेन्यू से, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ड पैड लिखेंगे। चाहे वर्ड पैड लिख दो, चाहे वर्ड पैड डॉट EXE लिख दो, इनके पीछे आप क्या लगा सकते हो, EXE भी लगा सकते हो दोस्तों। आगे बात करें, अगर आपने MS पेंट को चलाना है तो MS पेंट को रन मेन्यू से चलाने के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं, MS पेंट ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, MS पेंट, या फिर लिख दो MS पेंट डॉट EXE। ध्यान देना, नोटपैड के लिए नोटपैड, वर्ड पैड के लिए वर्ड पैड, लेकिन MS पेंट के लिए MS पेंट लिखा जाता है। और अगर बात करें तो डोस को अगर चलाना हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हम रन मेन्यू में क्या लिखते हैं, CMD लिखते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो, कमांड लिख सकते हो। वैसे ही पावर सेल को चलाने के लिए हम रन मेन्यू में क्या लिखते हैं दोस्तों, पावर सेल लिखते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम है, हर एक प्रोग्राम का रन मेन्यू है, इसके बारे में भी अपनों ने बात की है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट का जो सवाल है ये कई बार पूछा गया है, पावर पॉइंट को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं, पावर PNT, पावर
PNT या पावर PNT डॉट exe लिखते हैं। और रन मेन्यू की खुद की शॉर्टकट क्या होती है? विंडो प्लस आर। कीबोर्ड पे विंडो की और उसके साथ आर प्रेस करते हो तो रन मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस आर अगर MS वर्ड में करते हो तो राइट अलाइनमेंट के लिए होती है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अब मैं ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है और क्लास भी कोशिश है कि रेगुलर मैं आपके लिए लेकर आऊँ। आपका एक कमेंट, आपके द्वारा शेयर की गई क्लास, आपके द्वारा बताए गए दोस्तों को ये क्लास लगाइए, यही मेरी सबसे बड़ी एनर्जी है और सबसे बड़ा हौसला है कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की मैं पूरी कोशिश करता हूं और आप अपने दोस्तों तक क्लास को भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही अगर कॉम्बिनेशन बना रहे तो हम जिस जिस उद्देश्य को लेकर बैठे हैं हम सबका ये उद्देश्य पूरा होगा, जो हमारे सपने हैं वो भी पूरे होंगे। तो क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा और रेगुलर क्लास रखेंगे, क्लास बंद नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश यही है, बट कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें अपने नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, परिस्थितियां देखो, समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, समय की सबसे अच्छी बात है कि ये गुजर जाता है, ये वक्त निकल जाएगा। और ये सूचना सहायक का जो एग्ज़ाम है ना, ये निकलना नहीं चाहिए, ये सिलेक्शन करवा के ही निकलना चाहिए। तो मेहनत करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।